जय हिंद। स्वागत है आपका मेरा चैनल वकील साहब में। बात करेंगे आज पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में। A polygraph test is based on the assumption that physiological responses that are triggered when a person is lying are different from what they would be otherwise. पॉलीग्राफ टेस्ट में जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, पल्स रेट हुआ, हार्ट बीट हुई, जो भी इंसान से क्वेश्चंस करते हैं उसमें इंसान के जो शारीरिक बदलाव हैं वो किस प्रकार रिएक्ट करते हैं उन सवालों पर, उन सब चीज़ों को नापा जाता है, मेजर करा जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में। अब बात करते हैं कि ये करा कैसे जाता है और काम कैसे करता है। तो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू द पर्सन एंड रिस्पॉन्सेस लाइक ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, change in sweat gland activities, blood flow etc. are measured as question are put to them. जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पर्सन है, उनके चेस्ट के अराउंड रबर ट्यूब्स लगाए गए हैं जो ब्रीथिंग, जो सांस होती है उसको मेजर नापने के काम में आते हैं। और लेफ़्ट साइड देखोगे आप तो ब्लड प्रेशर कर्व, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करने के काम में आते हैं। और फिंगर्स में आप देखोगे तो 2 मेटल प्लेट्स लगाए गए हैं जो स्वेट, जो पसीना होता है उसको नापने का ये काम करता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब चीज़ें एक पर्सन के ऊपर लगाई क्यों जाती हैं जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी के, शारीरिक ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, बदलाव होते हैं, जो भी इंसान के अंदर जो भी जो शरीर में बदलाव होते हैं उसको ये नापने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करते हैं। यानी अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है, कोई इंसान झूठ बोलने में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितना भी माहिर क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी बॉडी है वो झूठ बोलने के दौरान कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगी ही। जैसे झूठ बोलने में अक्सर लोग आँख नहीं मिला पाते हैं, या फिर उनकी सांस फूल जाती है, या फिर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा या कम होना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये इंस्ट्रूमेंट उनको नापने का काम करते हैं। इसलिए जो भी इंसान का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा होता है उन पर ये इंस्ट्रूमेंट लगाए जा रहे होते हैं ताकि ये अज्यूम करा जाए, ताकि अनुमान लगाया जाए कि जो भी शारीरिक बदलाव में प्रतिक्रियाएँ हैं बॉडी से, उससे ये पता लगाया जा सके कि इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच। जो भी पर्सन की बॉडी में जो भी रिस्पॉन्सेस होंगे, प्रतिक्रियाएं होंगी शरीर की, उनको एक न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी, असाइन की जाएगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू असाइन होंगी उनको देखा जाएगा डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा एक कंप्यूटर में, और इसी तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नार्को एनालिसिस या फिर नार्को टेस्ट की। It involves the injection of a drug sodium pentothal, which includes a hypnotic state in which person imagination is neutralized and they are expected to develop true information. मतलब इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है सोडियम पेंथोथॉल। अब जो ये इंजेक्शन होता है सोडियम पेंथोथॉल, इससे होता क्या है कि जो इंसान की सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, वो एक हिप्नोटिक स्टेट में चले जाता है। इंसान अपने जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको न्यूट्रल ये इंजेक्शन कर देता है। नशे में इंसान सच बोलता है, ये बात सही क्यों है? क्योंकि नशा जब इंसान करता है तो उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, जो दिमाग की शक्ति है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और वो इंसान अपने होशो आवाज़ में नहीं होता है। तो जब इंसान अपने होशो आवाज़ में नहीं होता है तो ये माना जाता है कि इंसान के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके पास हकीकत में वो इन्फॉर्मेशन है, वो वही डिलीवर करेगा, वो वही बताएगा। तो जो ये ड्रग है सोडियम पेंथोथॉल, ये यही काम करता है कि इंसान को न्यूट्रलाइज्ड कर देता है, उसकी दिमाग की शक्ति को, ताकि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो वही बताए। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो ड्रग है इसको ट्रुथ सीरम भी बोला जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के दौरान। बात करें एक्यूरेसी की तो कोई भी टेस्ट हो, दोनों में से चाहे पॉलीग्राफ हो या नार्को हो, दोनों के जो सक्सेस रेट हैं वो 100% नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और जो इनका एक्यूरेसी रेट है वो 80 to 90% है। रिसेंटली अभी एक कुछ महीने पहले मर्डर केस हुआ था आफ्ताब पुणे वाला, जो कि अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा वालकर की मर्डर केस में तिहाड़ जेल के अंदर है। पुलिस ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि हमें आफ्ताब पुणे वाला का नार्को टेस्ट करवाना है,
और नार्को टेस्ट के लिए आफ्ताब पूनावाला से उसकी सहमति, उसका कंसेंट लिया गया। मुजरिम का कंसेंट है, जो अक्यूज़ का कंसेंट है, सहमति है, वो लेना क्यों ज़रूरी है इन सब टेस्ट में, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। और जो है आफ्ताब पूनावाला ने ऑनरेबल जज के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी सहमति दी और कहा कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम पता हैं, आप मेरा ये टेस्ट करवा सकते हो। इसके बाद आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट करवाया गया। एक और फेमस केस है आरुषि तलवार मर्डर केस, जिसमें आरुषि के पेरेंट्स ही मुजरिम थे आरुषि के मर्डर के में। डॉक्टर राजेश तलवार, नुपुर तलवार, इन दोनों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया था। और इनके जो कंपाउंडर था कृष्णा, उसका नार्को टेस्ट करवाया गया था, जिसका वीडियो लीक्ड हो गया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को फटकार भी लगाई थी। ये जो मर्डर केस था, ये अभी तक ये जो केस है ये अनसॉल्व्ड है। और आरुषि के जो पेरेंट्स थे डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते छोड़ दिया गया है। और बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है, इसके बारे में कभी मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो दोनों जो टेस्ट हैं, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट, ये क्यों कराए जाते हैं कि ये पता लगाया जा सके कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो कानून क्या कहता है इन सब टेस्ट के बारे में, सबसे पहले हम जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में जो है कि नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शॉल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। जो मुजरिम है, जो अक्यूज्ड है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद के ख़िलाफ़ गवाही दे। ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें दिया गया है। दूसरे लॉ की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 24, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग if the making of confession appears to the court have been caused by any inducement, threat or promise। तो इस सेक्शन के हिसाब से जो भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से ली गई हो, वो वैलिड नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन 25, कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शॉल बी अप्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो इस सेक्शन के हिसाब से पुलिस के सामने कोई मुजरिम अपना जो है जुर्म कबूल करता है या कन्फेस करता है कि उसने वो क्राइम किया है, लेकिन जो ये कन्फेशन किया है मुजरिम ने, अक्यूज ने, ये जो कन्फेशन है ये वैलिड नहीं होगा। कहाँ पर? कोर्ट, ऑनरेबल जो कोर्ट है वहाँ पर जो है कि ये जो कन्फेशन है जो मुजरिम द्वारा किया गया है पुलिस के सामने, ये वैलिड नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया गया है। आगे की सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कन्फेशन बाय अक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। इस सेक्शन के हिसाब से जो भी कन्फेशन दिया गया हो मुजरिम द्वारा पुलिस कस्टडी में, वो वैलिड नहीं होगा। जब तक वैलिड नहीं होगा जब तक वो मजिस्ट्रेट की जो प्रेजेंस है, मजिस्ट्रेट का होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। कन्फेशन जब कराया जा रहा होता है तो वो तभी वैलिड होगा जब मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस हो। बात करते हैं अब सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एन अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। तो इस सेक्शन के हिसाब से कितनी इन्फॉर्मेशन जो अक्यूज द्वारा दी जाती है वो प्रूव्ड होगी ऑनरेबल कोर्ट के सामने। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है और वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, लेकिन ये बात प्रूफ नहीं होगी ऑनरेबल कोर्ट में, तो इसमें जो वो बताता है कि मैंने मर्डर किया और जो मेरा चाकू है जिससे उसने मर्डर किया है उसको कहीं छुपाता है और पुलिस को वो चाकू मिल जाता है उस जगह से, और वो जो चाकू है वो एज एन एविडेंस, सबूत के तौर पर उसके अगेंस्ट में ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में। तो ये बात इतनी प्रूफ की जाएगी, जो एविडेंस है सिर्फ वही प्रूव्ड होंगे, बाकी कन्फेस प्रूफ नहीं होगा। ऐसा जो है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया गया है। और नार्को में भी जो नार्को टेस्ट होता है, जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, कोई भी जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जो जितने भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, उनमें भी जो एविडेंस होता है, जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो
चीज़ें बताई जाती हैं, जो एविडेंस होते हैं, सिर्फ वही प्रूव्ड होता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ लीडिंग केसेस के। तो सबसे पहले है सेल्वी एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये बोला था कि जो मुजरिम है उसकी सहमति, उसकी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है किसी भी लाई डिटेक्टर टेस्ट में। और जो भी वॉलंटियर है जिसका नार्को या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा होता है, उसको लॉयर का एक्सेस देना भी बहुत आवश्यक है, कंपलसरी है। ऐसा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा गया था। लॉयर प्रोवाइड इसलिए कराया जाए ताकि उसको फिज़िकल, इमोशनल और लीगल इम्प्लीकेशन, जो भी उसके परिणाम होंगे, जो भी उसके नुकसान होंगे, सब बताया जाए। उसके बाद उसका कंसेंट लिए जाए, तभी ये सब लाई डिटेक्टर टेस्ट उसके ऊपर कराया जाए। यही ऑनेबल बेंच में डिसाइड किया गया था। और साथ में ये भी बोला गया था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की कुछ गाइडलाइंस थी पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड 2000 में, तो उनका भी स्ट्रिक्टली फॉलो हो, सख्ती से पालन हो, ये भी ऑनेबल कोर्ट ने बोला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉ से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।